ये रात ऐसे ही बीत चुका था और सुबह का 8 बज रहा था। और हमेशा की तरह आज भी लक्ष्य अलार्म बंद करके फिर से सो चुका था। उसकी प्यारी सी बिल्ली जेरी, जो हर सुबह उसकी नासमझी से तंग आ जाती थी, आज भी खेलते खेलते बेड पर चढ़ जाती है और लक्ष्य के चेहरे के पास आकर मियाओ मियाओ करने लगती है, मानो कह रही हो, उठ जाना बाबा, अब और कितनी देर सोएगा। वही लक्ष्य अपनी मीठी नींद में ही जेरी को अपने चेहरे के पास सटा लेता है, जैसे वो कोई टेडी बियर हो, और उसके नर्म नर्म फेस को महसूस करते हुए फिर से सोने लगता है। पर बेचारी जेरी, उसका मासूम सा चेहरा लक्ष्य के गालों में दबी जा रही थी और वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। आखिरकार वो तंग आकर अपने छोटे छोटे दांतों से लक्ष्य के गाल पर हल्का सा काट देती है। आउच! चिल्लाते हुए लक्ष्य उठ बैठता है और गुस्से में जेरी को देख कहता है, अरे जेरी, क्या कर रही हो यार। उसकी आंखें अब भी आधी बंद थीं, पर गाल पर लगी छोटी सी चिकोटी ने उसे पूरी तरह जगा दिया था। लक्ष्य की ऊंची आवाज से डरी सहमी सी जेरी थर-थर कांपते हुए पीछे हटती है और उदास होकर मियाओ मियाओ करने लगती है। उसके मासूम से चेहरे पर डर और उदासी का मिला-जुला एहसास था, जैसे वो कह रही हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना। अपनी जान से प्यारी बिल्ली को ऐसे उदास और डरी हुई देखकर लक्ष्य का दिल पिघल जाता है। वो झट से जेरी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसके छोटे से सिर को धीरे से चूमते हुए नर्म आवाज में कहता है, सॉरी जेरी, मैंने तुम पर गुस्सा किया ना, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो गई ना। जेरी उसकी गोदी में कुछ सेकंड ऐसे ही रहती है, फिर अचानक हल्के से मियाओ करके मुस्कुराने लगती है, जैसे वो कह रही हो, नहीं बाबा, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। लक्ष्य मुस्कुरा देता है। उसकी सुबह एक बार फिर जेरी की मासूमियत से प्यारी बन जाती है। तभी उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर जाती है और वो चौंकते हुए उठता है। ओह नो, 8 तो बज गए। जेरी को गोदी में उठाए उठाए ही वो किचन की ओर भागता है। दूध निकालते हुए कटोरे में डालता है और जेरी को नीचे रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, पता है जेरी, आज मैं मिस्टर हैंडसम के साथ साइट पर जा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो हल्की सी उदासी से कहता है, पर पता नहीं वो मुझसे ठीक से बात करेंगे या नहीं। अब जेरी के कानों में बार बार मिस्टर हैंडसम सुन सुनकर उसकी भी सहनशक्ति जवाब दे चुकी थी। वो मुंह बनाते हुए बस अपना दूध पीती रहती है, जैसे कह रही हो, अब तो तुझसे जलन सी होने लगी है उस मिस्टर हैंडसम से। आज संडे था और ऑफिशियल वर्क नहीं था, लेकिन अभिराज ने जानबूझकर लक्ष्य को काम के बहाने साइट पर बुला लिया था, ताकि कुछ वक्त उसके साथ अकेले बिता सके, उसे और करीब से समझ सके, उसकी मासूमियत के पीछे छुपे हर जज्बात को महसूस कर सके। और जैसा अभिराज ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। लेट उठने के बावजूद लक्ष्य वक्त पर साइट पहुंच चुका था। उसे देखकर अभिराज के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती है, एक सुकून सा आ जाता है उसके चेहरे पर। ये साइट एक बड़ी सी फैक्ट्री की थी जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी। निर्माण कार्य अब भी जारी था। हर तरफ रेत, सीमेंट और मजदूरों की चहलकदमी। अभिराज, जो हमेशा प्रोफेशनल अंदाज में बात करता था, आज थोड़ा नर्म सा था। वो रणवीर को बाहर रुकने का इशारा करता है और लक्ष्य की तरफ मुड़कर कहता है, चलो अंदर चलते हैं। रणवीर सिर झुकाकर ओके बॉस कह देता है और लक्ष्य बिना कुछ पूछे अभिराज के पीछे पीछे चल पड़ता है। अंदर जाते वक्त लक्ष्य खुद से बड़बड़ाते हुए बोल रहा होता है, लक्ष्य, याद रख, नो बड़बड़ और नो गड़बड़। अगर तूने गड़बड़ की तो बॉस तुझे कच्चा चबा जाएंगे। उसका मन डर और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। वह बिना ध्यान दिए चलता चला जाता है और तभी अचानक सामने खड़ा अभिराज रुक जाता है, लेकिन लक्ष्य को इसका अंदाजा ही नहीं होता और वो सीधा जाकर उसकी पीठ से जोर से टकरा जाता है। वो गिरने ही वाला था कि तभी अभिराज झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। लक्ष्य का चेहरा ठीक अभिराज के सीने के करीब होता है। उसकी धड़कनों की आवाज इतनी तेज थी कि मानो किसी ने उसके दिल की स्पीकर ऑन कर दी हो। और अभिराज, वो भी उस पल में कुछ देर के लिए थम सा जाता है। लक्ष्य का मासूम चेहरा, उसकी घबराई हुई बड़ी बड़ी आंखें सीधा अभिराज के दिल को छू जाती हैं। दोनों की आंखें मिलती हैं और कुछ सेकंड के लिए जैसे वक्त रुक जाता है। फिर अचानक अभिराज खुद को संभालते हुए थोड़े सख्त लहजे में कहता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। लक्ष्य बिना कुछ सोचे बोल उठता है, आप पर। ये कहते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो झट से हकलाते हुए कहता है, नहीं, मेरा मतलब है काम पर। सॉरी सर। वो अपनी नजरों को झुका लेता है और मन ही मन खुद को कोसने लगता है, तुझसे कोई भी काम नहीं हो सकता लक्ष्य, तू यूजलेस है। वह खुद के सिर पर हल्की सी चपत मारता है। अंदर पहुंचते ही सभी वर्कर अभिराज को देख अपना सिर झुकाकर उसे ग्रीट करते हैं।
अभिराज एक नज़र लक्ष्य पर डालते हुए कहता है, आज तुम्हें पूरा दिन इन लोगों के साथ काम करना है। लक्ष्य चौंकते हुए धीमी आवाज में कहता है, मैं, और ये काम? अभिराज तीखी नजरें उस पर डालते हुए कहता है, क्यों नहीं कर सकते? अब कोई भी काम लक्ष्य मना नहीं कर सकता था, लेकिन परेशानी ये थी कि यहाँ जो काम था वो दिमाग से ज्यादा ताकत से होता था। और लक्ष्य था एकदम बच्चा जैसा, नाजुक सा, थोड़ा डरपोक पर दिल से मेहनती। वो आखिरकार हाँ कह देता है। तभी अभिराज एक आदमी को इशारा करता है जो सामने आकर लक्ष्य को अपने साथ ले जाता है, ये बताने कि उसे क्या करना है। लक्ष्य के जाते ही अभिराज वर्करों की तरफ देख कड़क आवाज में कहता है, लक्ष्य से बहुत ज्यादा काम करवाना, पर लिमिट में, ताकि वो थके नहीं, और उसकी हर एक पल की खबर मुझे मिलती रहनी चाहिए। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर लक्ष्य की तरफ जरूर देखता है, एक हल्की सी मुस्कान के साथ, जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया। वही लक्ष्य सारे स्टाफ के साथ मिलकर काम करने में लग जाता है और उसका मैनेजर लक्ष्य का पल पल की खबर फोन पर अभिराज को देता रहता है। लक्ष्य थककर चूर हो चुका होता है, फिर भी उसकी आंखों में एक चमक होती है, वो चमक जो किसी अपने के लिए कुछ कर गुजरने की जिद में होती है। दूसरी तरफ पाखी अपने रूम में बैठी ये सोचती रहती है कि कहीं उसके बार बार करण को रिजेक्ट करने की वजह से कहीं करण उसे छोड़ न दे, उससे ब्रेकअप न कर ले। उसका दिल धड़कनों से ज्यादा सवालों से भरा हुआ था, क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या मैं करण को खो दूंगी? कभी कभी प्यार में देर कर देना एक खौफ बन जाता है, ऐसा ही कुछ महसूस कर रही थी पाखी। तो वह करण को कॉल कर अपने बर्ताव के लिए सॉरी कहने का सोचती है और फिर पाखी अपना फोन उठाकर करण के नंबर पर कॉल लगाती है, पर करण का नंबर बंद बता रहा था। उसका दिल अचानक बैठ सा जाता है, लगा जैसे किसी ने फोन नहीं, उसके उम्मीदों का तार काट दिया हो। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो ज्यादा ना सोचते हुए वह निकल पड़ती है करण के घर जाने के लिए। बारिश हल्के हल्के शुरू हो चुकी थी, जैसे उसके मन के तूफान को कोई आसमान समझ रहा हो। दूसरी तरफ अभिराज अपने स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा होता है, तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। अभिराज एक झलक स्क्रीन पर डालता है, अर्जुन का नाम चमक रहा था। नाम देखकर ही वो समझ जाता है कि कॉल जरूरी है, मगर उसका दिल पहले से ही किसी बोझ से भरा था। वह काम करते हुए ही एक हाथ से फोन उठाकर कान से लगाता है और कड़क आवाज में कहता है, हाँ बोलो। तो अर्जुन झट से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम आरव को अपनी कंपनी से निकाल दो। उसकी बात सुनकर अभिराज जैसे एक पल को सन रह जाता है। अभिराज काम करना बंद कर हैरानी से कहता है, पर क्यों? ज्यादा सवाल मत पूछो अभी, बस जैसा कहा है तुम प्लीज वैसा ही करो। अर्जुन की आवाज में जल्दबाजी थी, या यूं कहो डर था, कुछ ऐसा जो वो छिपा रहा था। पर अभिराज का खून खौलने लगता है और वो गुस्से में अर्जुन से कहता है, पहली बात, कोई अभिराज को ऑर्डर दे, ऐसा हो नहीं सकता। और आखिरी बात, आरव को मैं अपनी कंपनी से नहीं निकालूंगा। इतना कहते हुए वो कॉल काट देता है, बिना अर्जुन की आगे की कोई बात सुने, और खुद में बड़बड़ाता है, आई डोंट नो तुम ऐसा क्यों चाहते हो अर्जुन कि मैं आरव को कंपनी से निकाल दूं, पर अगर आरव को यहाँ से निकाला तो मेरा लक्ष्य भी मुझसे दूर चला जाएगा, फिर मुझे कभी उसका। वो इतना कहते कहते चुप हो जाता है, जैसे उसका गला भर आया हो। वो थककर अपने सर को चेयर पर टिका लेट जाता है। उसकी आंखें छत को ताक रही थीं और दिल अंदर से टूटा हुआ था। वही अर्जुन को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर अभिराज पर गुस्सा करके उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला था। इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और आरव के बारे में सारी जानकारी देने को कहता है। तो उसका असिस्टेंट भी ओके बॉस कह देता है, बिना कुछ पूछे। दूसरी तरफ पाखी करण के फ्लैट तक पहुंच चुकी थी। उसका मन बेचैन था और आंखों में डर। वो अपनी स्कूटी को पार्क कर फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचती है और ताले को देख थोड़ी उदास हो जाती है। कभी कभी ताले सिर्फ दरवाजों पर नहीं होते, रिश्तों पर भी लग जाते हैं। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है जो ठीक करण के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहती थी। उस लड़की की आंखों में अजीब सी चमक थी और मुस्कान में छुपा था जहर। वो लड़की करण के फ्लैट के बाहर खड़ी देख मुस्कुराते हुए कहती है, आप कौन? तो पाखी झट से कहती है, मैं पाखी। वो लड़की पाखी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने मन में ही कहती है, इस पाखी में प्यार करने लायक तो कुछ भी नहीं। और क्रूर मुस्कान के साथ कहती है, अब पता चला क्यों करण इसे छोड़ हर रात मेरे साथ बिताते हैं। खुद में ये सब कहते हुए वह निकल जाती है। वही बेचारी पाखी आंखें भर आईं, मगर फिर भी खुद को समेटकर वहां से चली जाती है। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला मुस्कुरा कर तुम्हारा दिल तोड़ दे।
शाम का वक्त हो चुका था। आसमान में बादल गरज रहे थे। वही लक्ष्य आज पूरे दिन एक मजदूर की तरह काम कर थक चुका था, तो अपनी थकान को दूर करने के लिए वह कुछ देर सारे स्टाफ की नज़रों से दूर जाकर एक टेबल के नीचे लेट जाता है। वो सोचता है कि बस 10 मिनट लेटकर उठ जाऊंगा, मगर उसे क्या पता था वो 10 मिनट उसकी किस्मत की रात बन जाएगी। अब इतना तो आप सबको भी पता है लिसनर्स, कि कई बार अगर लक्ष्य लेट जाए और उसे नींद आ जाए तो खुद भगवान भी आकर उसे उठा नहीं सकते। और आज तो मासूम सा लक्ष्य इतना थक भी गया था, तो नींद भी उसे उसकी थकावट जैसी ही गहरी आई। वही सारे स्टाफ अब जाने की तैयारी करने लगते हैं, तो एक आदमी आगे आकर कहता है, वो बच्चा लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य किसी को कहीं नहीं दिखता, तो सबको लगता है कि शायद वो चला गया होगा। तो वो लोग भी सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर निकल जाते हैं और अभिराज को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि लक्ष्य भी निकल गया है। वही कुछ देर में तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने लगती है। बिजली की वो डरावनी आवाज जैसे दिल में कांटे चुभ हो रही हो। लक्ष्य की नींद टूटती है और वो टेबल के नीचे से उठकर खड़ा होता है। चारों तरफ देखता है, काला अंधेरा छा चुका है। उसकी आंखों में डर झलकता है। वही लक्ष्य फिर हाथ में पहनी घड़ी पर टाइम देखता है, 9 बज चुके थे। वह चिल्लाते हुए कहता है, ओह शिट, मैं पूरे 4 घंटा सो गया। इतना कहते हुए वह दरवाजे के पास जाकर खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा बंद था। वो यहाँ वहाँ देखने लगता है कि कहीं से तो बाहर निकलने का रास्ता मिले, पर हर जगह सिर्फ लकड़ी के बने खंभे और अंधेरा ही था। उसका दिल डर से धड़कने लगता है। अब तो तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी होने लगी थी और फैक्ट्री का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था, तो पानी की बूंदें अंदर आने लगी थी। कंपकपाते हाथों से लक्ष्य दरवाज़ा ठोकते हुए चिल्लाता है, कोई है, खोलो, मैं अंदर फंस गया हूँ। उसकी आवाज़ में डर, अकेलापन और बेबसी साफ झलक रही थी। एक तो बिजली की कड़कती आवाज़, ऊपर से तेज बारिश भी हो रही थी। दूर दूर तक लक्ष्य की आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं था, और नेटवर्क न होने के कारण वो किसी को कॉल करके बता भी नहीं सकता था। आसमान से गिरती बूंदें जैसे उसके डर को और भी जिंदा कर रही थी। बारिश और तेज हो चुका था। वही फैक्ट्री में बंद लक्ष्य हर जगह से निकलने की कोशिश करता, पर कोई फायदा नहीं होता। हर तरफ से रास्ता बंद किया गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे कैद कर दिया हो। वो बेचैनी से इधर उधर दौड़ता, हाथों से दरवाजों को धकेलता, खिड़कियां खटखटाता, पर कहीं से भी राहत नहीं मिलती। उसके माथे से पानी के साथ पसीना भी बहने लगा था। ठंड में भी उसका शरीर घबराहट से कांप रहा था। आखिर में थक हार कर परेशान हो वो जमीन पर ही बैठ जाता है। उसकी आंखें भारी हो चुकी थी, दिल अंदर से डर और बेबसी से कांप रहा था। तभी अचानक तेज बारिश और हवा के झोंकों के कारण ऊपर टिका हुआ लकड़ी का एक भारी भरकम खंभा धड़ाम से नीचे गिरने लगता है। खंभा ठीक उसके ऊपर गिरने को था कि उसी पल लक्ष्य की नज़र ऊपर जाती है और वह जैसे रिफ्लेक्स में बैठे बैठे हल्का साइड हो जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं बच पाता। वो खंभा सीधा उसके पैर पर गिर जाता है। आह! वो जोर से चीख उठता है। वो दर्द से कराहते हुए अपने पैर को पकड़कर वहीं बैठ जाता है। उसका पैर कट जाता है और वहां से खून बहने लगता है। बारिश उस जख्म पर पड़ती है, जो उसे और भी जलाने लगती है। दर्द इतना था कि उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद टपकने लगे थे। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। दर्द उसकी रूह तक उतर गया था। उसी वक्त आसमान में तेज बिजली कड़कती है। वो डर के मारे झट से अपने कान बंद कर लेता है और एक कोने में खुद को समेट कर बैठ जाता है, कांपते हुए फुसफुसाता है, प्लीज कोई मुझे बचा लो, कोई तो आओ। बारिश अब तूफान बन चुकी थी और घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अभिराज भी अपना काम खत्म कर चुका था। थक कर वह कपड़े चेंज कर अपने आलीशान कमरे के बिस्तर पर लेट गया था। उसे नींद तो बहुत आ रही थी, पर जैसे ही आंखें बंद करता दिमाग में बार बार एक ही चेहरा घूमता, लक्ष्य का। उसने बेचैनी से करवट बदली, तकिए को कसकर पकड़ा और खुद से बड़बड़ाने लगा। घर पहुंचने के बाद एक बार कॉल तो कर सकता था, बता तो देता कि ठीक से पहुंच गया, पर नहीं, तुम तो। इतना कहकर वो रुक जाता है और गुस्से में अपना फोन उठाकर उसे गोल गोल घुमाते हुए सोचने लगता है, क्या इतनी रात में खुद कॉल करना ठीक रहेगा। कई सेकंड्स तक सोचता रहा, फिर अचानक ज्यादा ना सोचते हुए सीधा लक्ष्य के नंबर पर कॉल कर देता है, लेकिन स्क्रीन पर आउट ऑफ नेटवर्क एरिया दिखता है। शायद मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, सोचते हुए वो फोन साइड में रख देता है और आंखें बंद कर फिर से सोने की कोशिश करता है, पर कुछ भी काम नहीं करता। दिमाग में बस लक्ष्य की बेचैन आंखें,
उसका मासूम चेहरा, उसकी आवाज सब घूमने लगते हैं। वह चिड़चिड़ा सा उठकर सीधा बालकनी की तरफ जाता है। बारिश अभी भी झमाझम हो रही थी। ठंडी हवा के झोंके और बूंदें चेहरे से टकरा रही थी, पर वो जैसे इस सब से अनजान था। उसने जेब से सिगरेट निकाली, लाइट से उसे जलाया और लंबी कस लेकर आंखें बंद कर लीं। धुआं जैसे उसके भीतर की उलझनें बाहर निकाल रहा था। दूसरी तरफ लक्ष्य उदास, डरा हुआ और भीग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। हिम्मत करके उसने अपना फोन निकाला, जिसमें अब सिर्फ एक सिंगल नेटवर्क की लाइन झलक रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं। कांपते हाथों से उसने स्क्रीन टच की, सोचने लगा कि किसे कॉल करे। पर अगले ही पल बस एक ही नाम उसके दिल में गूंजा, अभिराज सर। उसने बिना कुछ सोचे सीधा अभिराज को कॉल लगा दिया। इधर अभिराज बालकनी में खड़ा था, तभी फोन बजने लगा। वह हल्के से चौंका, इतनी रात को कौन कॉल कर रहा। जैसे ही स्क्रीन देखी, लक्ष्य का नाम चमक रहा था। उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। दिल थोड़ी देर के लिए तेज धड़कने लगा। उसने फौरन कॉल उठाते हुए कहा, हेलो। वही लक्ष्य घबराए आवाज में कहता है, हेलो अभिराज सर, मैं फैक्ट्री में फंस गया हूँ। लेकिन इतना कहने से पहले ही फोन कट हो गया। अभिराज चौंक कर बस कहता रह गया, हेलो हेलो शिट, फोन तो कट गया। उसका माथा ठनक गया था। बस एक ही लाइन उसने सुनी थी, हेलो अभिराज सर। फौरन उसने दोबारा कॉल किया, पर अब स्क्रीन पर स्विच ऑफ दिखा। उसका दिल धड़कने लगा, चिंता बढ़ने लगी, इतनी रात को आखिर लक्ष्य ने कॉल क्यों किया। क्या वो सच में मुसीबत में है। उधर लक्ष्य फिर से जमीन पर बैठ गया। पैर में दर्द अब और भी बढ़ चुका था। उसने आंसुओं भरी आंखों से फोन की स्क्रीन देखी और दुख भरी आवाज में बोला, पता नहीं सर को मेरी आवाज सुनाई भी दी होगी या नहीं। वही जेडर ना सोचते हुए अभिराज ने बिना वक्त गंवाए अपने असिस्टेंट रणवीर को कॉल किया। रणवीर ने झट से फोन उठाया, यस बॉस। अभिराज ठंडी पर सख्त आवाज में बोला, लक्ष्य का लास्ट लोकेशन ट्रैक करो अभी। रणवीर तुरंत हरकत में आ गया और कहा, ओके बॉस। कुछ ही मिनटों में लोकेशन ट्रेस हो गया फैक्ट्री। रणवीर ने तुरंत अभिराज को खबर दी और खुद भी तैयार होने लगा, क्योंकि उसे पता था अब तो बॉस खुद जाकर ही लक्ष्य को लाएंगे। इधर अभिराज ने गुस्से में अपने मैनेजर को कॉल किया। योजक चिन्ह, लक्ष्य फैक्ट्री से निकला था या नहीं। मैनेजर, जो आवाज सुनते ही कांप गया था, डरते हुए बोला, वो हमें दिखाई नहीं दिया तो लगा कि निकल गया होगा सर। ये सुनते ही अभिराज गुस्से से चिल्ला उठा, 10 मिनट में साइट पर पहुंचो वरना। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया और बिना समय गंवाए उसी कपड़ों में कमरे से बाहर निकल गया। उधर रणवीर ने कार मेंशन के सामने लाकर खड़ी कर दी। अभिराज फौरन पिछली सीट पर बैठा और बोला, रणवीर तेज चलाओ, एक पल भी मत गंवाना। रणवीर, यस बॉस, कहते हुए कार स्टार्ट करता है और दोनों रात के सन्नाटे को चीरते हुए फैक्ट्री की ओर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री में बंद लक्ष्य भूख से तड़प रहा था। उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ चुकी थी, होंठ सूख गए थे और अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी थीं और शरीर कँपकँपा रहा था। वहीं दूसरी ओर अभिराज कार की पिछली सीट पर बेचैन बैठा लक्ष्य को याद करते हुए अपने मन ही मन बड़बड़ा रहा था, बस किटी, बस कुछ देर और मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें इस हालत में छोड़ने के लिए खुद से नफरत हो रही है मुझे। और कुछ ही देर में वो साइट पर पहुंच जाता है। फैक्ट्री के बाहर उसका मैनेजर पहले से मौजूद था। उसे देखकर जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया। अभिराज की आंखों में ज्वाला सी जल रही थी। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और कॉलर पकड़ते हुए गरजता है, देख क्या रहा है, खोल फैक्ट्री का दरवाजा अभी के अभी। मैनेजर हकलाते हुए कांपती आवाज में कहता है, ये सर, अभी खोलता हूँ। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना चुहचुहा रहा था। वो चाबियों का गुच्छा ले बार बार ताले में ट्राई कर रहा था, मगर डर के मारे कोई चाबी लगी नहीं रही थी। तभी रणवीर ने आगे बढ़कर उससे चाबी छीनी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अभिराज अंदर दौड़ पड़ा। लक्ष्य, किटी, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज फैक्ट्री की दीवारों से टकरा रही थी, मगर जवाब कहीं से नहीं आ रहा था। लक्ष्य अब तक बेहोश हो चुका था, उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। घबराहट में अभिराज ऊपर की तरफ भागा। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोल जैसे ही अंदर गया, उसकी नजर कोने में बेहोश पड़े लक्ष्य पर पड़ी। किटी, वो एक झटके में उसके पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठ गया, कांपते हाथों से उसके प्यारे चेहरे को छुआ। लक्ष्य, उठो न किटी, देखो मैं आ गया। लेकिन लक्ष्य की पलकें भी नहीं हिली। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके गालों पर आंसुओं के निशान सूख चुके थे।
उसका टी शर्ट आंसुओं से भीग चुका था और जब अभिराज ने उसका माथा छुआ तो एक झटका सा लगा। किटी को तेज बुखार है और कितनी देर से यहाँ पड़ा होगा ये बच्चा। एक पल भी गनवाए बिना अभिराज ने लक्ष्य को अपने मजबूत बाहों में उठा लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वह नीचे की ओर भागा और जैसे ही रणवीर सामने आया उसकी ओर कड़कती नजरों से देखकर बोला, कल साइट पर जितने भी लोग काम कर रहे थे उनमें से कोई भी मुझे दोबारा यहाँ दिखना नहीं चाहिए, समझे? रणवीर ने सिर झुकाकर कहा। ओके बॉस। वो तुरंत कार का पिछला दरवाजा खोलता है। अभिराज लक्ष्य को अपनी गोद में लिए कार में बैठ जाता है। रणवीर सामने बैठता है और गाड़ी रफ्तार से रायचंद मेंशन की ओर बढ़ा देता है। कुछ ही देर में मेंशन आ जाता है। अभिराज बिना एक पल गनवाए लक्ष्य को अपने रूम में ले जाता है। रणवीर पहले ही डॉक्टर को कॉल कर चुका होता है। थोड़ी देर में डॉक्टर भी कमरे में आ जाता है। डॉक्टर लक्ष्य की हालत देखकर चिंतित हो जाता है। उसका फीवर चेक करता है और पैर पर दवा लगाने के बाद इंजेक्शन निकालता है। तभी अभिराज की गूंजती आवाज कमरे में तैर जाती है। इंजेक्शन से मेरे लक्ष्य को दर्द होगा, डॉक्टर सहम कर कहता है। सर सॉरी सर, लेकिन इस बच्चे को बहुत तेज बुखार है, इंजेक्शन जरूरी है वरना हालत और बिगड़ जाएगी। लक्ष्य की हालत देखकर अभिराज थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीमे से कहता है, ठीक है पर मैं ही लगाऊंगा। डॉक्टर जैसे ही टी शर्ट उठाने लगता है अभिराज तुरंत उसका हाथ पकड़कर गुस्से में पूछता है, क्या कर रहे हो? इंजेक्शन सर, ये कमर पर लगाना होता है। अभिराज डॉक्टर से इंजेक्शन ले लेता है। कहाँ लगाना है? डॉक्टर इशारा करता है। अभिराज बहुत नरमी से लक्ष्य का टी शर्ट थोड़ा ऊपर करता है और इंजेक्शन लगा देता है। बेहोशी में भी लक्ष्य दर्द से उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। डॉक्टर कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन अभिराज रणवीर को इशारा करता है और वो डॉक्टर को बाहर ले जाता है। अब कमरे में सिर्फ अभिराज और लक्ष्य थे। अभिराज लक्ष्य के गीले कपड़े उतार देता है, पहले टी शर्ट फिर जीन्स, और जैसे ही उसका गोरा मासूम सा शरीर उसकी नजरों के सामने आता है उसका दिल बेकाबू हो जाता है। जिस अभिराज को कभी किसी लड़की के लिए ये फीलिंग नहीं आए, वो एक लड़के के लिए ये सब क्यों महसूस कर रहा है? उसका दिल जैसे खुद से सवाल कर रहा था। तभी एक सर्वेंट दरवाजा नॉक करती है। उसके हाथों में एक बाउल और सफेद तौलिया होता है। अभिराज खुद दरवाजा खोलता है, सामान लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो लक्ष्य के पास आता है, तौलिया पानी में डुबोकर अच्छे से निचोड़ता है और धीरे धीरे लक्ष्य के पूरे शरीर को साफ करने लगता है, जैसे हर जख्म को अपने हाथों से भर देना चाहता हो। उसका हर स्पर्श एक स्नेह की परत चढ़ा रहा था, मगर साथ ही उसकी रगों में गर्मी दौड़ रही थी। वो खुद को मुश्किल से काबू में रख पा रहा था। फिर जैसे सब सहन की सीमा पार हो गई हो, वो तौलिया साइड में रखता है, लक्ष्य के पास आता है, उसके दोनों हाथ ऊपर करके उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और प्यार से चूमने लगता है। उसी पल लक्ष्य बेहोशी में बड़बड़ाता है, अभिराज सर, आप आ गए। ये सुनकर अभिराज की आंखें भीग जाती हैं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और मुस्कुराते हुए ही कहता है, हाँ किटी, मैं आ गया हूँ। वो उसके गाल को छूता है, उसकी आंखों में भर आई नमी को अपने अंगूठे से पोंछता है, फिर खुद से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है और खुद से कहता है, अगर मैंने अपनी हद पार की तो लक्ष्य मुझसे और दूर हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। फिर वो अलमारी से अपना एक टी शर्ट और पजामा निकालता है और लक्ष्य को बहुत प्यार से टी शर्ट पहना देता है। वो टी शर्ट लक्ष्य के नन्हे से शरीर पर और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। उसे देख अभिराज हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर वो पजामा वापस रख देता है और लक्ष्य के पास लेट जाता है। उसका चेहरा धीरे से छूते हुए कहता है, क्या है तुम में किटी, जो तुम्हें देखते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, खुद को भी। फिर वो लक्ष्य के माथे को चूमता है, उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाता है और आंखें बंद कर धीरे से कहता है, आज से हर लम्हा बस तुम्हारा है किटी।